नमो नारायण। कहानी किस्सा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भविष्य में झांकने की कोशिश मनुष्य हमेशा से कर रहा है। कुछ सुख हो या दुख हो, इंसान हमेशा जानना चाहता है आगे क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरी संतानें उनका क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और बहुत से लोग जो हैं वो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। उनको अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक भविष्य के बारे में उतना नहीं जानना होता है, वो तो दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, दुनिया का क्या होगा। हर काल में, हर देश में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भविष्य को सफलतापूर्वक देखा है और बताया है, जिन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता है और लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं। मतलब ज्योतिष से बड़ी बात ये पूर्वाभास मानी जाती है। ऐसा ही एक इंसान था नॉस्ट्रेडमस। ये एक ऐसा शख्स है जिसे दुनिया भर में लोग डरते थे और फैसिनेट भी होते थे, और आज भी वही स्थिति है कि लोग उसको जानना भी चाहते हैं और थोड़ा थोड़ा डरते भी हैं। ये वही है जिसके बारे में लोग कहते हैं इसने हिटलर के उदय के बारे में बताया था, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बताया था, ट्विन टावर में वो जो हवाई जहाज गिरे ना उसके बारे में बताया था, हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिरे उनके बारे में बताया था, और भारत के भविष्य के बारे में भी बहुत सी भविष्यवाणियां कर रखी हैं। तो नॉस्ट्रेडमस कौन था, ये किस आधार पर भविष्यवाणी करता था, थोड़ा सा उसको जानते हैं, इसके बाद हम भविष्यवाणियों की बात करेंगे। नॉस्ट्रेडमस का असली नाम था मिशेल डी नॉस्ट्रेडम, और वो 1503 में फ्रांस में पैदा हुआ था। बहुत पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, और साथ साथ उसने एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ी थी। 16वीं शताब्दी में जब यूरोप में भयंकर प्लेग आया था, लोग पटापट मर रहे थे, सड़कों पर लाशें पड़ी होती थी, तब नॉस्ट्रेडमस की बनाई हुई जो जड़ी बूटियों से दवाइयां थी उनसे लोगों को बहुत फायदा होता था, और उसने मरीजों की और बीमारों की बहुत सेवा भी की थी। उसके अंदर बहुत हुनर भी था और बहुत दया भावना भी थी। ये तो हुई डॉक्टर के रूप में उसकी उपलब्धियां, लेकिन इस सब के अलावा वो एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट और अल्केमी पे भी काम करता था। लेकिन इसको सबको बड़ा गुप्त रखता था, उसको बड़ी गहरी जानकारी थी लेकिन उसको बहुत सीक्रेट से रखता था। अब ये सब गुप्त क्यों था? तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि उस समय चर्च का बड़ा प्रभाव था, और अपने प्रभाव मंडल से हटकर अगर कोई भी चीज होती थी, हर चीज को चर्च या तो कह देता था ये काला जादू है, ये कह देता था शैतान की बात है। अब वो जब एस्ट्रोलॉजी की बात करता था, वो ऑकल्ट की बात करता था, अल्केमी की बात करता था, तो उनका जो चर्च का वो जो पूरा दायरा था जिसके अंदर वो उनकी किताब थी, उसमें वो कहीं फिट नहीं नहीं होता था। मतलब उस वो चीजें, आपने गैलीलियो का भी किस्सा सुना होगा, उसके साथ क्या किया गया था, तो वहां पर ये एक आम चलता था। तो उसके आगे तो वो कुछ सुनना पसंद ही नहीं करते थे। तो उसने क्या किया कि बाकी तो चीजें गुप्त रखता था, और जो उसकी प्रोफेसीज थी, अब ऐसा लगता है कि उसको विजन्स होते थे, या शायद वो सितारों की चाल देखकर करता, जो भी था उसने जो प्रोफेसीज थी उसने लेस प्रोफेटाइज के नाम से एक किताब लिखी, और उसमें उसको बहुत इनक्रिप्टेड वे में लिखा। बहुत क्लियर कट कुछ नहीं लिखा कि आप समझ भी जाएं और ना भी समझें, और उसमें बहुत मतलब ये चांस रहे कि आप, उसमें बहुत ये चांस रहे कि आप ये जो कह रहे हैं ये नहीं, ये तो कुछ और है। उसने सारा ग्रे करके उसको लिख दिया था। और इसकी वजह ये थी कि अगर वो सांकेतिक नहीं होता, क्रिप्टिक नहीं होता, तो उसको कोई काला जादू और विचक्राफ्ट करने वाला कह के कभी भी पकड़ लेता उसकी, या अगर उसके मरने के बाद उसकी किताबों को नष्ट कर दिया जाता। तो इसीलिए अक्सर लोग उसकी भविष्यवाणियों को तब डिसाइफर कर पाते हैं जब कुछ हो जाता है। पहले तो उनको समझ ही में नहीं आता है क्या होना है। और जो उसकी भविष्यवाणियां हैं वो कपलेट्स में लिखी गई कविताओं के रूप में, और बड़ी कठिन कविताएं हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है उस समय की जो फ्रेंच थी वो भी अब बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी बोली नहीं जाती, भाषाएं बदल जाती हैं, और उसने उसमें काफी लैटिन के वर्ड्स भी यूज किए हैं। एक तो उस समय वो चलन था, दूसरे वो उसको कठिन कर देना चाहता था। तो जो उसके प्रिडिक्शन सच हुई हैं या सच मान ली गई हैं, उनमें से तीन चार जो मेन प्रिडिक्शन है मैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि उसके सबसे पहले कहा जाता है कि जो उसकी डिसाइफर की गई थी प्रिडिक्शन, वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। उसने कहा कि गुलामों की ओर से गीत, नारे और मांगे होंगी, जबकि राजकुमार और लॉर्ड्स जेल में बंद होंगे। लोग इसे 1789 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से जोड़ते हैं, जब जनता ने, वहां पहली बार ऐसा हुआ था यूरोप में कि जनता ने उठकर राजाओं महाराजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, उन्हें जेल में डाल दिया था। गिलोटिन की कहानी आपने भी सुनी होंगी, न सुनी हो तो बताइए, एक वीडियो इस पे भी बनाते हैं। एक जगह उसने आगे और लिखा कि इटली में एक बादशाह पैदा होगा जो कि राज्य को बहुत महंगा पड़ेगा। लोग कहते हैं कि यह नेपोलियन था जो क्रोसिका इटली में पैदा हुआ था, और उसकी वजह से राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था।
फिर उसकी एक प्रसिद्ध लाइन है कि भूख से भयंकर रूप धारण किए हुए 20 नदियों को पार करेगा। आगे वो कहता है कि पूरा युद्ध क्षेत्र हिस्टर के खिलाफ होगा। अब कुछ लोग कहते हैं हिस्टर नहीं हिटलर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हिस्टर की ही बात हो रही है। ये नदी जर्मनी से निकलती है, ब्लैक सी में मिलती है, दनुबे, शायद इसका प्रोनाउंसिएशन दनुबे है, कुछ और भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। एक नदी जो है और इसको लैटिन में पहले हिस्टर ही कहा जाता था। खैर जो जर्मनी से होती हुई नदी गई, वो कह लो या हिटलर कह लो, बहरहाल वहां पर अ, पूरा युद्ध क्षेत्र जो था उसके खिलाफ ही था, हिटलर के खिलाफ भी था या हिस्टर से निकला हुआ जो सैलानी था उसके खिलाफ था। पूरे युद्ध क्षेत्र मतलब लगभग जितने लोग युद्ध में भाग ले रहे थे सब उसके खिलाफ हो गए थे। तो ये कहानी कही जाती है, ये कही जाती है भविष्यवाणी हिटलर के लिए थी। एक जगह वो लिखता है, लोहे की दो विशालकाय चिड़िया महान शहर के आकाश से गिरेंगी। अब महान शहर, बड़ा शहर, इस समय सबसे महान शहरों में एक न्यूयॉर्क है। लोहे की दो बड़ी चिड़िया वो थी जो दो हवाई जहाज थे जो ट्विन टावर पे जाके गिर गए थे। ये काफी तार्किक भी लगता है। प्रमुख शहर था और दो लोहे की चिड़िया उनके उसके ऊपर गिर गई, बड़ा विनाश हो गया। इसी तरीके से उसने हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक अटैक हुआ उसके बारे में भी शायद लिखा है, क्योंकि वो अपनी भविष्यवाणी में कहता है कि दो शहरों के निकास और उनके अंदर से ऐसी आग उठेगी जैसी कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तो आग लगने और आग उठने में अंतर होता है। एटॉमिक अगर आप देखिए तो जो विस्फोट होता है तो वो जो एक पिरामिड जो कि उसके ऊंचा सा उठता है वही आग उठना हुआ, और दो शहरों में एक साथ उसने कहा। तो ऐसा लगता है कि वही बात है। फिर उसकी एक और भविष्यवाणी है कि एक स्त्री होगी, वहां एक आग का गोला उठेगा और एक राष्ट्राध्यक्ष मारा जाएगा। ये ऐसा लगता है कि राजीव गांधी की हत्या की भविष्यवाणी है। वहां पर वो धनु नाम की स्त्री थी जो बम लेकर गई थी। एक और जगह कहा जाता है, अ ग्रेट मैन विल बी स्ट्रक डाउन इन अ डे बाय अ थंडरबोल्ट, द डेड विल बी डन बाय अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स। अब ये हिंदुस्तानी लोग कहते हैं राजीव गांधी के बारे में, पर इसमें तो मतलब बहुत संभावनाएं कहीं के बारे में हो सकता है। दूसरी बात है कि जब ये था तब उस समय आज की तरह के बम नहीं थे, आज की तरह के हवाई जहाज नहीं थे, तो वो जो उसको परसीव कर पाता था वो लिखता था। उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है उसको विजन्स भी होते हों। उसकी और भी बहुत भविष्यवाणियां हैं जिनका अभी कुछ पक्का पता नहीं चलता है कि वो अभी हो गई हैं या अभी होनी है। अब अगर बात करें कि उसकी भविष्यवाणियों में भारत के होने का भी जिक्र है क्या, तो हाँ, बहुत सी भविष्यवाणियां ऐसी हैं। वो कहता है कि पूर्व से एक ऐसी शक्ति उगेगी, उठेगी, जो दुनिया को चकित कर देगी। लोग इसी को भारत के उदय के साथ देखते हैं। एक और जगह वो कहता है द ब्राह्मण्स विल फ्लोरिश। तो लोग इसको सीधे सीधे पहले वाली भविष्यवाणी से जोड़ के और भारत के साथ ले आते हैं। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी ऐसा लगता है कि उनको होने वाले विजन्स पे आधारित थी, इसीलिए अक्सर उनमें जगह और समय का इंडिकेशन नहीं मिलता है। इसके अलावा उस समय लोगों के पास विश्व भूगोल और वहां के सभी देशों और संस्कृतियों का उतना पता नहीं होता था, इसलिए उसके लिए उन विजन्स को समझना और सही सही लिखना उतना आसान नहीं था। और ऊपर से चर्च का डर भी था। चर्च का डर यूं भी था कि अगर किसी और कंट्री के बारे में कुछ अच्छा लिख दे तो मुश्किल है। अगर कोई कुछ वो ऐसा बता दे कि खराब होने वाला और वो हो गया मान लो, तो उसकी किताब ही फाड़ के फेंक दी जाए, पता नहीं क्या किया जाए। इतना आगे नहीं सोचता है आदमी कि 100 साल बाद भविष्यवाणी सच होगी तो क्या होगा। तो उसने लिखा इतना क्रिप्टिक है कि उसके समकालीन लोग तो भले ही समझ जाते हों, लेकिन अभी वालों के लिए उसको समझना टेढ़ी खीर है। आज के किस्से में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और किस्से के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।